Hello learners, welcome to your learning space. Today's video we will discuss another topic of mechanism of organic reaction. Chapter was mechanism of organic reaction. चैप्टर हमारा चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और इसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कार्बेनायन. टॉपिक है हमारा कार्बेनायन. ठीक है, तो कार्बेनायन डिस्कस करने से पहले हम कार्बोकैटायन डिस्कस कर चुके हैं. तो कार्बोकैटायन में हमें पता था कि वहाँ पे ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज थी, जहाँ पे वो जो कार्बन एटम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था और जो सेंट्रल कार्बन था उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे. ठीक है, वाइल जो कार्बेनायन होता है ये कैसे बनता है पहले वो देखो, फिर इसके बारे में बताएंगे. बनता कैसे है, जैसे मेरा कोई कार्बन होगा अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट किए हुए होगा और उसमें हम कोई ऐसी स्पीसीज डाल देंगे कि वो प्लस के फॉर्म में एक वैलेंसी को रिमूव कर देगा. इट मीन्स यहाँ से वाई एच अगर यहाँ से मैं निकाल दूँ तो इट मीन्स क्या होगा कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और रिजल्टेंट हमें CH3 माइनस एज ए प्रोडक्ट मिलेगा. CH3 माइनस को मैं अगर ड्रॉ करूँ दैट विल बी लाइक दिस. तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. ठीक है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज दिखेगा. यही हमारा कार्बेनायन है. यही क्या हमारा कार्बेनायन है. ठीक है, कार्बेनायन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये कार्बन स्पीसीज है इसके ऊपर अनायन लगा है, दैट्स वाई इसका नाम कार्बेनायन है. ठीक है, अब कार्बेनायन किसको कहेंगे, कार्बेनायन की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम, ट्राईवेलेंट. ट्राईवेलेंट है ना, 3 बॉन्ड बनाए हुए 1 2 3. ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ट्राईवेलेंट इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है. ठीक है, तो क्या हो गया, ट्राईवेलेंट कार्बन रिच species in which the central carbon will contain 8 इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पे आप सेंट्रल कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 इधर बॉन्ड के हो गए, 2 इधर बॉन्ड के हो गए, 2 इधर बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस नेगेटिव स्पीसीज में होंगे. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो कार्बन एटम है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके वैलेंस में. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कार्बेनायन का सेंट्रल कार्बन नेगेटिव चार्ज सेंट्रल कार्बन होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एट वैलेंस सेल. ओके, तो अब हम यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा. ठीक है, और अगर कार्बेनाइन की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो किस तरीके से होगा, कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनाइन. ठीक है, अब हमें पता है कार्बेनाइन कैसा दिखता है. कार्बेनाइन हम ऊपर पढ़ चुके हैं. कार्बेनाइन हमारा इस तरीके से होता है. अब इसका स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको किसी भी स्पीसीज का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो सीधा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है BSc में हमने पढ़ा है किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बना देंगे. ठीक है, तो इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन काउंट करूँ तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है लॉन पेयर है, एक यहाँ पर लॉन पेयर है. तो टोटल कितने हो गए, 4 4 मतलब sp3. तो यहाँ पर क्या है sp3 है. ठीक है, अब ये sp3 कौन सा है, sp3 है आपका 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर वाला केस. 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर वाला केस sp3 जब आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हमने ऐसा बनाना पड़ेगा. ये हमारा एक लॉन पेयर हो गया नेगेटिव चार्ज और ये 3 हमारे बॉन्ड पेयर हो गए. ठीक है, अब इन तीनों का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो हमें पता है कि जब हम VSEPR पढ़ते हैं और sp3 का 3 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर का केस पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल. क्योंकि जो हम शेप की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर में शेप
या स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको स्ट्रक्चर में नहीं देखते हैं। तो इसको ही आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक पिरामिड जैसा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो शेप निकल के आता है दैट इज़ पिरामिडल। तो इसकी जो शेप निकल के आएगा उसको हम कहेंगे पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ पर कैसी ज्योमेट्री बन रही है, कैसा शेप बन रहा है, पिरामिडल बन रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर कार्बोनाइन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बोनाइन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं तो इसका जो शेप बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी पिरामिडल। ओके, तो कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर में इतनी चीज़ें हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइन। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम। जो ये कार्बन एटम है, कौन सा नेगेटिव चार्ज जो कार्बन एटम है, इसका नेचर क्या होगा, इस नेचर के बेसिस पर ही कार्बोकेटाइन जो कार्बन आयन है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कार्बोकेटाइन के केस में हमने किया था, ठीक है। इसी नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कार्बन आयन को। तो कार्बन आयन का क्लासिफिकेशन हमारा 5 क्लासेस में किया गया है। फर्स्ट टाइप है कार्बन आयन का एल्किल कार्बन आयन। एल्किल कार्बेनायन। एल्किल कार्बेनाइन मीन्स, एल्किल कार्बेनाइन यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम है इस पर जो ग्रुप लगे होंगे वो एल्किल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। तो एल्किल कार्बेनाइन हो जाएगा, दिस इज एल्किल कार्बेनाइन, ठीक है। क्यों, एल्किल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर एक ही एल्किल ग्रुप लगाओ तब भी ये एल्किल कार्बेनाइन होगा। और इस केस में भी 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल ग्रुप अगर होगा तब भी ये एल्किल कार्बेनाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में स्टेबिलिटी का केस थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन बना दिया है मैंने इसको, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, हाँ कार्बेनाइन होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी रहती है वो हमारी, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री की ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 3 डिग्री से। इसका रीज़न ये रहता है कि जो कार्बेनाइन है, देखो ये जो CH3 है वो हमें पता है कि प्लस आई ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्बन पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और ऊपर से तुम और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहे हो इट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक ही बारी बढ़ रहा है, यहाँ पर डोनेट करने वाले 2 हैं तो नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ डोनेट करने वाले 3 हैं तो इस केस में नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा। अब चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें पता है स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसलिए 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी और 1 डिग्री की इनके केस में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप इज, दूसरा टाइप है बेंजाइलिक कार्बेनाइन। बेंजाइलिक कार्बेनाइन। बेंजाइलिक कार्बेनाइन की अगर बात करूं तो बेंजाइलिक कार्बेनाइन हमारा होता है जब नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर लगे हुए ग्रुप बेंजीन ग्रुप होंगे, यानी कि फेनिल ग्रुप होंगे, इस केस में जो कार्बेनाइन होगा उसको हम बेंजाइलिक कार्बेनाइन कहेंगे। जैसे
ये हमारा कार्बन एटम है, इस पर लगा ग्रुप होना चाहिए बेंजीन। बेंजीन ग्रुप मैंने बना दिया, ठीक है। जब हमारा बेंजीन, कौन सा बेंजीन जो है उस कार्बन एटम पर लगे होंगे जो हमारा नेगेटिव चार्ज कार्बेनाइन है, तो इस केस में ये जो कार्बेनाइन होगा ये होगा आपका बेंजाइलिक कार्बेनाइन, ठीक है, क्योंकि बेंजीन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ये भी हमारा बेंजाइलिक कार्बेनाइन होगा और ये भी हमारा बेंजाइलिक कार्बेनाइन होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। कैसे चेंज देखने को मिलेगा? हमें पता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डिलोकेलाइज होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है रिंग में डिलोकेलाइज होगा। रिंग में डिलोकेलाइज होगा इसका मतलब कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यानी कि जो चार्ज है वो कम होगा, ठीक है। और जब हम, ये तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जब हम 2 डिग्री की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में भी डिलोकेलाइज होगा और इस रिंग में भी डिलोकेलाइज होगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि जो कार्बन पर चार्ज है वो और कम हो गया है। और इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 रिंगों में डिलोकेलाइज होगा। 3 रिंगों में डिलोकेलाइज होगा इसका मतलब कार्बन के ऊपर चार्ज और रिड्यूस होगा। अब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की ज़्यादा होगी, लास्ट में 1 डिग्री आएगा। क्यों ज़्यादा हो रही है 3 डिग्री की? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को 3 रिंगों में डिलोकेलाइज होने का मौका मिल रहा है और डिलोकेलाइजेशन जितना ज़्यादा होता है एनर्जी उतनी कम होती है कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल स्पीसीज की। और अगर डिलोकेलाइजेशन ज़्यादा होने पर एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नाउ ये तो था सेकेंड टाइप। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप हमारा है एलाइलिक कार्बेनाइन। एलाइलिक कार्बेनाइन, एलाइलिक कार्बेनाइन की बात करूं तो जो एलाइलिक कार्बेनाइन होता है वो इस तरीके से, उसमें एलाइल ग्रुप लगा होगा। एलाइल ग्रुप मतलब ये होता है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर अगर कार्बेनाइन होगा तो हम उसको कहेंगे एलाइलिक कार्बेनाइन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये डबल बॉन्ड है हमारा, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और इसके बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये अलाइल कार्बन होगा। एक एच यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक एच यहाँ प्रेजेंट होगा और एक एच यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हम हो गया हमारा 3 डिग्री अलाइलिक कार्बेनाइन। अलाइलिक कार्बेनाइन क्यों कह रहे हैं? ये है हमारा अलाइलिक ग्रुप और जो नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम है उस पर इस अब की बारी हमारे एलाइलिक ग्रुप लगे हैं, इसलिए हम इसको एलाइलिक कार्बेनाइन कह रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारा 3 डिग्री अलाइलिक कार्बेनाइन। फिर उसके बाद अगर 2 डिग्री अलाइलिक कार्बेनाइन होगा, 2 डिग्री अलाइलिक कार्बेनाइन होगा तो इस केस में भी 2 डिग्री अलाइलिक कार्बेनाइन के केस में भी यहाँ पर एच लिख देते हैं, हमारा जो कार्बेनाइन होगा वो एलाइलिक कार्बेनाइन की कैटेगरी में ही आएगा। और अगर सिर्फ एक ही एलाइलिक ग्रुप लगा होगा तो इस केस में भी जो कार्बेनाइन है एलाइलिक कार्बेनाइन की कैटेगरी में ही आएगा। बट स्टेबिलिटी की बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, स्टेबिलिटी में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट में जा सकता है और यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट में 3 बॉन्डों के थ्रू जा सकता है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट में सिर्फ 2 डबल बॉन्ड के थ्रू जाएगा, इसका मतलब थोड़ा कम रिड्यूस होगा। और यहाँ सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के थ्रू जाएगा तो और कम रिड्यूस होगा। इट मीन्स स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो जहाँ पर चार्ज मिनिमाइज हो रहा होता है, चार्ज रिड्यूस हो रहा होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की होगी और फिर 1 डिग्री की होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप है एरोमेटिक कार्बेनाइन। एरोमेटिक कार्बेनाइन, एरोमेटिक कार्बेनाइन क्या होगा? जब एरोमेटिक ग्रुप पर हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बेनाइन। जैसे हमारा एक कंपाउंड है
ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर कार्बेनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इट मीन्स एरोमेटिक है करके कैसे पता चलेगा? मुझे पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऑड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब हम एरोमेटिसिटी निकालते हैं तो उस टाइम जो लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है उसको हम एज ए पाई बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनो, 1 2, और इसको भी पाई बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे 3। इट मीन्स पाई बॉन्ड का नंबर अगर 3 है तो ये हमारा क्या है? एरोमेटिक। और एरोमेटिक हो किसकी वजह से रहा? एरोमेटिसिटी के लिए एक तो हमारी ऑड नंबर वाली कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए हमारी डीलोकलाइजेशन वाली। यहाँ पर आपकी ऑड नंबर वाली कंडीशन भी दिख रही है, डीलोकलाइजेशन वाली कंडीशन भी दिख रही है। इट मीन्स ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। और एरोमेटिसिटी तो बहुत स्टेबिलिटी वाला केस है, जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है जहाँ पर अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है, या एरोमेटिक ही भी अगर कंपाउंड है तो हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बना रहा है, इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कार्बेनाइन है, ये जो कार्बन प्रेजेंट है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसको माना जाता है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कंपाउंड है वो हमारा एरोमेटिक बन जा रहा है। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो सिर्फ 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और 2 पाई बॉन्ड के केस में ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाता है, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के केस में एरोमेटिसिटी नहीं आती, ठीक है। इसलिए ये कार्बेनाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब है हमारा फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ एरोमेटिक का कार्बेनाइन, फिफ्थ टाइप ऑफ कार्बेनाइन, दैट इज विनाइलिक, विनाइलिक कार्बेनाइन, ठीक है। विनाइलिक कार्बेनाइन क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया था। विनाइलिक कार्बेनाइन होता है अगर हमारे डबल बॉन्ड पर ही, अगर हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही कार्बेनाइन प्रेजेंट होगा, इट मीन्स क्या होगा? ये विनाइलिक कार्बेनाइन होगा, ठीक है। सॉरी, कार्बेनाइन इस पर ही प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पर ही अगर हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही प्रेजेंट होगा, इट मीन्स ये विनाइलिक कार्बेनाइन होगा। ये क्या होगा? विनाइलिक कार्बेनाइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बेनाइन की। जो अलग अलग टाइप के कार्बेनाइन होते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, उनमें से कौन स्टेबल होते हैं और कौन स्टेबल नहीं होते हैं, या उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, उसको पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी of the different type of कार्बेनाइन। अलग अलग टाइप के कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे वही आएंगे एरोमेटिक कार्बेनाइन। एरोमेटिक कार्बेनाइन, एरोमेटिक कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होता है। फिर उसके बाद आएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बेनाइन। देन हमारा आता है अलाइलिक कार्बेनाइन, अलाइलिक कार्बेनाइन। और उसके बाद आता है विनाइलिक कार्बेनाइन, विनाइलिक कार्बेनाइन। और लास्ट में आता है हमारा अल्किल कार्बेनाइन, एल्किल कार्बेनाइन, ठीक है। इनमें भी आप ये देखेंगे कि अगर बेंजाइलिक कार्बेनाइन का केस होगा तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। एलाइलिक के केस में भी सेम होगा, 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, ठीक है। और एल्किल के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफरेंट केस आएगा, दैट इज़ 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा वो चीज़ें मैंने बता दी है पहले ही। अभी फिर एक और बार डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ रहता है यहाँ पर। देखो, एरोमेटिक कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि एरोमेटिक कार्बेनाइन में हमें ये तो पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं,
और जब आप एरोमेटिक कार्बेनाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर एरोमेटिसिटी की कंडीशन आ रही है वो इस कार्बेनाइन की वजह से आ रही है। इस कार्बेनाइन की वजह से अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है तो सोचो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहना पसंद करेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज वहाँ पे रहना पसंद कर रहा है, वहाँ पे स्टेबल है, इट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यही रीज़न रहता है कि एरोमेटिक कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब बेंजाइलिक कार्बेनाइन का केस बताऊँ तो बेंजाइलिक कार्बेनाइन में मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इन 3 बॉन्डों में क्या करेगा, लगातार डीलोकेलाइज करेगा, इन 3 बॉन्डों में डीलोकेलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब इस पूरी रिंग में डीलोकेलाइज करेगा, तो इस पर्टिकुलर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर 3 होंगे तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस केस में 3 रिंग में जाएगा, तो बेंजाइलिक की इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एलाइलिक का केस होगा तो एलाइलिक का केस इस तरीके से है। ठीक है, तो एलाइलिक के केस में भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहती है। क्यों? क्योंकि ये मीज़ोमेरिक का केस है, और हमें पता है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो ठीक है, एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी मीज़ोमेरिक से देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। तो एरोमेटिक इसमें था इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम मीज़ोमेरिक देख रहे हैं, इसमें भी मीज़ोमेरिक यानी कि रेजोनेंस ही तो देख रहा है, लेकिन रिंग में है तो ज़्यादा रेजोनेंस दिख रहा है, इसलिए बेंजाइलिक में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। फिर उसके बाद एलाइलिक में स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी मीज़ोमेरिक दिखता है, चाहे एक ही बॉन्ड का दिख रहा है लेकिन है मीज़ोमेरिक, तो मीज़ोमेरिक की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहती है, ठीक ठाक रहती है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकेलाइज होगा। ठीक है, और विनाइलिक के केस में, विनाइलिक का केस ऐसा होता है, विनाइलिक के केस में स्टेबिलिटी इस वजह से ज़्यादा है, देखो एल्किल से क्यों ज़्यादा है मैं बताती हूँ, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो अभी तक की क्यों ज़्यादा है वो तो हम इस वजह से समझ गए, क्योंकि अभी तक का केस जो था मीज़ोमेरिक का आ रहा था, लेकिन विनाइलिक और एल्किल में तो हमारा केस इंडक्टिव का आ जाएगा। विनाइलिक और एल्किल में जो हमारा केस है वो इंडक्टिव का आ जाएगा, लेकिन विनाइल का केस जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और एल्किल में हमारा कुछ इस तरीके का केस है। ठीक है, यहाँ पे CH3 बना देती हूँ, यहाँ नेगेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे ये Sp है और ये Sp2 है। हमें पता है Sp मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये है भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को स्टेबलाइज कर देता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। या Sp2 जो होता है Sp3 के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से -I की तरह काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बगल का भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लगातार रिड्यूस होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं पहले भी बहुत बारी डिस्कस कर चुकी हूँ, तभी मैं बहुत आराम से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो सेम चीज़ है वो जो हम इंडक्टिव इफेक्ट में कंपेयर कर रहे थे वहाँ भी बता चुकी हूँ, और जब कार्बोकैटायन में कर रहे थे वहाँ भी बता चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बस हल्का बता रही हूँ, क्योंकि रिवाइज करना रिवीजन के पर्पज़ से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, जबकि इस केस में देखो ये तो +I ग्रुप है, +I ग्रुप है तो भैया इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस कार्बन आप पर आपकी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और 3 डिग्री में 3 +I ग्रुप होंगे तो 3 डिग्री की सबसे कम होगी, 2 डिग्री में सिर्फ 2 ही +I ग्रुप होंगे तो उसकी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगी, और 1 डिग्री में 1 ही +I ग्रुप होगा तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तभी आपको देखने को मिल रहा है कि एल्किल के केस में
देखो यहाँ पर एल्किल के केस में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर आपका माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, और इसलिए ये यहाँ पर चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ चार्ज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो अब आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिक कार्बन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों होती है, देन बेंजाइलिक की क्यों होती है, फिर एलाइलिक की क्यों होती है, फिर विनाइलिक की होती है, और लास्ट में आता है आपका एल्किल कार्बेनाइन, ठीक है। अब आगे है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन देखी थी सेम तरीके से। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बेनाइन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहली चीज है कि जो कार्बेनाइन होते हैं वो हमारे ऑप्टेन होते हैं। कार्बेनाइन हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये हमें ऑब्टेन होते हैं वाया हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, उससे आपको कार्बेनाइन मिलेगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन किसको कहते हैं, जैसे ये है, तो ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है इस पर अगर कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो इसी केस में हमारा कार्बेनाइन बनेगा। तो अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारा एक ही एटम पर शिफ्ट हो रहे हैं तो ऐसा जो बॉन्ड फिशन होता है दैट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी कि जो कार्बेनाइन है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद हमें मिलता है, ठीक है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि जो कार्बेनाइन होते हैं, कार्बेनाइन कार्बेनाइन ऐसा होता है, ये है हमारा कार्बेनाइन। जो हमारा कार्बेनाइन होता है उस पर जो सेंट्रल चार्ज कार्बन होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कैसे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कैसे बिहेव करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच चीज कैसे बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इट विल बिहेव लाइक न्यूक्लियो फाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और सेकंड चीज़ ये है, सेकंड थिंग इज न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप का था, एक न्यूट्रल एक नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स ये कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये हमारी है सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज, जब आप कार्बेनाइन को देखेंगे, जब आप कार्बेनाइन को देखेंगे, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। कार्बेनाइन हमारा क्या रहता है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी एटम ले लो, ठीक है। तो ये जो कार्बेनाइन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी तो ऐसे ही होंगे, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। यहाँ पर सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर कहीं पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो हमारी रहती है डायामैग्नेटिक। ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो कार्बेनाइन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो आप उन कहोगे कि जो कार्बेनाइन है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायामैग्नेटिक रहती है, ठीक है। नाउ द फोर्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज, जो कार्बेनाइन हमारा होगा वो, उसकी अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन हमने देखा था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे 1 2 3 एंड 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या था,
sp3 था। अब sp3 का केस कैसा था, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के केस में जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो हमें पता है कि पिरामिडल बनता है, ठीक है। तो ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कि जो इसकी ज्योमेट्री होगी, जो इसका शेप होगा, दैट विल बी पिरामिडल, बिकॉज इसकी जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 और sp3 केस है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का। तो हम जब VSEPR पढ़ते हैं तो हमें पता है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस होता है हमारा पिरामिडल का, ठीक है। तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपका अगला, हम कार्बोकैटायन सॉरी हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोकैटायन, देन कार्बेनाइन। आज थर्ड टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्री रेडिकल। ये है हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की बात करेंगे। अगर फ्री रेडिकल की मैं बात करूँ तो फ्री रेडिकल जो है ये ऐसी ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज होगी। आपको बता देती हूँ इसका फॉर्मेशन कैसे होगा पहले, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। इस तरीके का कोई पहले टेट्रावेलेंट स्पीसीज रही होगी कार्बन की, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और फिर क्या हुआ होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके OH बना देती हूँ मैं इसको, इस तरीके से कुछ रिएजेंट आया होगा और कुछ कंडीशन रही होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गए होंगे। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट हमारा आएगा कार्बन पर सिर्फ 3 बॉन्ड रहेंगे और 1 रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे जो चीज़ें हुआ वो हमारे लिए मैटर नहीं करती, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट क्या होता है। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जहाँ पे हम कहेंगे ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज, ये भी कार्बन स्पीसीज ही है, ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज, या हम कहेंगे ट्राईवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन स्पीसीज in which the central carbon atom contain only 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताऊँ, 1 2 3 4 5 6, और ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन्स हमारे लिए फ्री रेडिकल क्या है, ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज या ट्राईवेलेंट electron deficient carbon species in which the central carbon atom contain only 7 electron, ओके। तो ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब हम बात करेंगे और फ्री रेडिकल क्या होगा, ट्राईवेलेंट कार्बन स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो हमारा इसमें सेंट्रल कार्बन एटम है, सेंट्रल एटम, उसमें आपके सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा फ्री रेडिकल हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो क्या कहता है कि आपके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अब 8 से कम है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो अब बात करेंगे, जैसे हमारा सीक्वेंस चल रहा है कि फ्री रेडिकल के बारे में, पहले नॉर्मल फ्री रेडिकल होता क्या है वो देखेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। अब हमारा क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूँ तो मुझे पता है इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस तरीके से है तो पहले स्ट्रक्चर के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ये बॉन्ड काउंट होंगे, तो 3 बॉन्ड है, इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा आपका वो आएगा sp2, किसका, जो सेंट्रल कार्बन
एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, क्योंकि सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस बनेगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्पीसीज, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसे होता है, ये हमारा कार्बन होगा, इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर शेप आपको देखने को मिलेगा। इन सब पे आप हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, दैट इज वे p ऑर्बिटल। ये हमारा क्या है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। ये हमारा ये है हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। और इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में हमें पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा यहाँ से sp2 आएगा, sp2 आएगा तो हमारा जो शेप और ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बन रही है, sp2 के केस में शेप या ज्योमेट्री क्या बनती है, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो शेप या ज्योमेट्री होगी दैट इज फ्री रेडिकल की ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल की। ये तो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा फ्री रेडिकल का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, जो हमारा कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन है, जो कि फ्री रेडिकल कंटेन किया हुआ है, इसके नेचर के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इसके नेचर के बेसिस पे वी विल क्लासिफाई फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट टाइप है alkyl free radical. First is alkyl free radical. alkyl free radical का जो केस होगा इसमें हमें पता चलेगा alkyl free radical है, इट मीन्स यहाँ पर जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उस पे जो प्रेजेंट ग्रुप है वो है alkyl ग्रुप, ठीक है। तो ये भी हमारा alkyl free radical में आएगा। और अगर एक ही alkyl ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी फ्री रेडिकल alkyl free radical में आएगा, दो है तब भी आएगा, और एक है तब भी, एक ही अगर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है फ्री रेडिकल वाले कार्बन पर, स्टिल ये जो है हमारा एल्किल फ्री रेडिकल में आएगा, ठीक है। एल्किल फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो हमारी स्टेबिलिटी होगी ये 3 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री एंड ये है 1 डिग्री। स्टेबिलिटी की बात करो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये जो कार्बन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट मीन्स जो CH3 है वो हमें पता है प्लस आई का काम करेगा, प्लस आई के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन, जो सेंटर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो जो स्पीसीज है वो स्टेबल बन जाएगी, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी कम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 2 देने वाले हैं तो थोड़ा कम स्टेबल होगा, और एक ही देने वाला होगा तो और भी कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की होगी, देन 2 डिग्री की होगी, और फिर 1 डिग्री की होगी। दिस इज द केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नाउ ये तो फर्स्ट टाइप था एल्किल फ्री रेडिकल।
सेकेंड टाइप है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। अब आप खुद समझ जाएंगे कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में क्या चीज़ अलग होगी। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में अब हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल होगा वो बेंजीन ग्रुप कंटेन किए हुए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल वाले कार्बन के तीनों तरफ हम क्या देखेंगे कि जो इसके ट्राईवेलेंट ग्रुप जो इससे जुड़े हुए हैं वो 3 के 3 क्या है, बेंजीन ग्रुप है। इट मीन्स फेनल ग्रुप है। तो अगर बेंजीन लगे हुए हैं कार्बन के साथ तो इट मीन्स जो फ्री रेडिकल होगा वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होगा। अब अगर 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 यहाँ पर 2 बेंजीन का केस है तब भी हम इसको बेंजाइलिक फ्री रेडिकल में ही कंसीडर करेंगे, और अगर एक ही बेंजीन प्रेजेंट है तब भी आप इसको सिर्फ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल वाले कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी की अगर बात करें, ये 1 डिग्री का केस है, ये 2 डिग्री का केस है और ये 3 डिग्री का केस है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिंग में डिलोकेलाइज होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में डिलोकेलाइज होगा तो डिलोकेलाइजेशन मीन्स एनर्जी कम, डिलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा, डिलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि एनर्जी कम होगी, और कभी भी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इट मीन्स 3 डिग्री की ज़्यादा होगी क्योंकि 3 रिंग में डिलोकेलाइज होगा, 2 रिंग में होगा तो थोड़ा कम होगी, और 2 रिंग का एक ही रिंग के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी क्योंकि 2 रिंग में डिलोकेलाइजेशन एक रिंग में डिलोकेलाइजेशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाउ ये तो था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। थर्ड टाइप ऑफ फ्री रेडिकल है एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक फ्री रेडिकल। अब एलाइलिक फ्री रेडिकल में क्या होगा, आपको एलाइलिक ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। एलाइलिक फ्री रेडिकल की मैं बात करूं तो हमारा जो फ्री रेडिकल होगा वो एलाइलिक ग्रुप से लगा हुआ होगा। एलाइलिक फ्री रेडिकल है, इसका मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे उससे अगला जो कार्बन होगा उस पर फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा। और अगर एक ही एलाइलिक ग्रुप लगा होगा या 2 एलाइलिक ग्रुप लगे हुए होंगे तब भी हमारा केस एलाइलिक फ्री रेडिकल का ही होगा, और एक ही एलाइलिक ग्रुप लगा होगा तब भी हमारा केस एलाइलिक फ्री रेडिकल का ही होगा। अब स्टेबिलिटी का केस आएगा तो स्टेबिलिटी हमें पता है कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो मीजोमेरिक के केसेस, मीजोमेरिक के थ्रू देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट होगा, इधर भी शिफ्ट होगा, और ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा। इसका मतलब कॉन्जुगेशन का केस आ रहा है, रेजोनेंस का केस आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट का केस आ रहा है, और मीजोमेरिक से स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबिलिटी ठीक ठाक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी फिर 2 डिग्री से, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 1 डिग्री से। अब जो फ्री रेडिकल को क्लासिफाई किया गया है वो इन्हीं 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, और एट लास्ट हम इसकी चेक करते हैं स्टेबिलिटी। लास्ट में हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इन सब को क्या करेंगे, इन सब के स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में हमें क्या पता है कि जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, फिर उससे उसके बाद जो आता है एलाइलिक फ्री रेडिकल आता है। और सबसे लास्ट में आता है एल्किल फ्री रेडिकल। एल्किल फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एलाइलिक उसके बाद एलाइलिक फ्री रेडिकल, और लास्ट में आता है एल्किल फ्री रेडिकल। तो ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे। क्योंकि देखो जो
बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है वो ऐसा केस है जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट से इसको स्टेबलाइज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो रेडिकल है वो रिंग में घूम रहा है। और एलाइलिक का केस, एलाइलिक के केस में भी आपको मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रिंग में भी 3 बॉन्डों के साथ रेजोनेंस था, लेकिन यहाँ पर एक ही बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। तो यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी आ रही है, ये आ रही है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर एल्किल का केस ऐसा है ना, एल्किल का केस ये है, तो एल्किल के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अगर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है तो केस कैसा होगा वो आपको साफ पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी मीज़ोमेरिक से, और मीज़ोमेरिक में भी ज़्यादा मीज़ोमेरिक वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं फ्री रेडिकल की। और बेंजाइलिक का भी केस है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, अगर 3 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। एलाइलिक के केस में भी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एल्किल के केस में भी क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ फ्री रेडिकल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ख़त्म होते हैं। अब आगे है प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल। यही सीक्वेंस चल रहा था आगे भी हमारा, जब हमने कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन पढ़ा था। तो ये हमारा लास्ट रहता है क्या, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, अभी तक जो हमारा कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन था वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से मिल रहे थे, लेकिन जो फ्री रेडिकल होते हैं ये फॉर्म होते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से, जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल, ठीक है। हमारा यहाँ पर फ्री रेडिकल तब ऑब्टेन होता है कब, जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कैसे होता है, ये केस है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे अगर इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा तो तब आपको देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। तो यही हमारा फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल कैसे होता है, जब बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो दोनों साइड होता है, इसी को होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं, और यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी में अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके की है उस बेसिस पे हम उसको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह बिहेव करेगा वो डिसाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि जो फ्री रेडिकल है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इसका सेंट्रल कार्बन एटम होता है इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जब काउंट करते हैं तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये हमें बताती है कि जो फ्री रेडिकल है, जो हमारे फ्री रेडिकल हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज, क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनमें 7 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी कोई कंपाउंड स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। थर्ड इज, ये तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी विल बी, थर्ड प्रॉपर्टी में हम हर बारी क्या देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसकी जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन इस तरीके से है, जो हमारा फ्री रेडिकल है
ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड तो होगा नहीं, जो जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो पेयर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना अभी तक दोनों केसेस में डायामैग्नेटिक थी, लेकिन इस केस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक होती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेजेंस दिखती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, लास्ट प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे क्या है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, हाइब्रिडेशन sp2 होगा तो हमारा जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म होती है और फ्री रेडिकल भी ख़त्म होता है, ठीक है। अब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन ख़त्म कर दिया। हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट चल रहा था टॉपिक, उसमें हमारा कार्बोकैटायन हो गया है, कार्बेनाइन हो गया है, और अभी हमने फ्री रेडिकल भी कर दिया है। 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, 6 में से 3 हमने कर दिए हैं। जो बाकी रिमेनिंग है हमारा कार्बीन, नाइट्रीन और एरीन, ठीक है। ये जो होते हैं मेजर वाले हैं जो कि हो गए हैं, इनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये इतने बड़े रहते नहीं हैं, ठीक है। और ये जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट हम कर चुके हैं, आने वाली 2 क्लासेस में ये तीनों भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।